कोल्ड वॉर का, वो क्या है, वो है द कंसेप्ट ऑफ वैक्यूम। अब ऐसा क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सारे मित्र देशों ने जर्मनी को मिलकर हरा दिया। जर्मनी के भयंकर पराजय ने पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल सिनेरियो को एकदम बेसिकली चेंज कर दिया। जर्मनी और जापान के पराजय से, हार से पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स पर एक वैक्यूम, एक तरह से कहिए कि प्रेजेंट हो गया, वैक्यूम उत्पन्न हो गया। और इस वैक्यूम को किसी न किसी को तो भरना ही था। कोई ना कोई कंट्री तो आगे आता जो इस वैक्यूम को भर देता। पहले क्या था, जर्मनी और जापान का चलती था, मोनोपोली था। ये दोनों हार गए, वैक्यूम हो गया। और ये वैक्यूम कहीं ना कहीं से चलना, क्योंकि कोई भी जगह जब खाली होता है तो जगह कभी खाली नहीं होता। उस जगह को भरने के लिए कोई ना कोई, चाहे इंसान की जिंदगी में हो, चाहे किसी देश के मामले में हो, चाहे अंतर, अगर एक प्रधानमंत्री जाता है तो दूसरा आता है, खाली तो नहीं रहता। अगर एक राष्ट्रपति जाते हैं तो दूसरे आते हैं। अगर एक व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूशन में टीचर होता है, चला जाता है, तो उसके जगह पर दूसरा, खाली तो नहीं, ये प्रकृति का नियम है। तो जो वैक्यूम शुरू हो गया उसको को भरना जरूरी था। और यही था कि दोनों इस समय किसके पास इतनी कैपेसिटी थी, तो सोवियत संघ और अमेरिका, दो ही ऐसे कंट्री थे जिनके पास पावर था, जिनके पास ऑथोरिटी थी, जिनके पास डिप्लोमेसी थी, जो इस वैक्यूम को भर सकते थे। अब नेक्स्ट जो चलते हैं रीजन है, वो है आइडियोलॉजिकल फैक्टर। वो क्या है, आइडियोलॉजिकल फैक्टर। अब ये तो हम लोग दोनों जानते हैं कि विश्व युद्ध में दोनों देश शामिल भी हुए, तो दोनों देश आइडियोलॉजिकली दोनों में बहुत ही डिफरेंसेस था। सोवियत संघ जहां साम्यवाद का समर्थक था, अमेरिका पूरी तरह से पूंजीवाद और उदारवाद का सपोर्टर था। और उदारवाद न तो पूंजीवाद को देख सकता है, पूंजीवाद साम्यवाद को नहीं। पूंजीवाद साम्यवाद को विस्तारवादी नीति मानता है, तो साम्यवाद पूंजीवाद को साम्राज्यवादी नीति कहकर बुराई करता है। तो आप देखिएगा कि दोनों देशों के बीच जो वैचारिक मतभेद थे, काफी हद तक शीत युद्ध के लिए जिम्मेवार थे। यानी दोनों के बीच जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, उनमें इतना ज्यादा मतभेद था कि इन दोनों कॉन्सेप्ट में तो लड़ाई होनी ही होनी थी। ये लड़ाई अभी से नहीं शुरू हुई थी। जब 1917 में अमेरिका में, सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसी समय से सोवियत संघ और अमेरिका में संघर्ष, विचारों का विभेद शुरू हो गया था। जब रूस में गृह युद्ध हो रहा था, जब रूस में होम रिवॉल्यूशन हो रहा था, गृह युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका ने बराबर सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए क्रांति विरोधी जितने भी लोग थे उनको सपोर्ट देने का कार्य किया। इतना ही नहीं, उन लोगों को सपोर्ट देने का काम किया जिससे कि साम्यवादी क्रांति को कुचला जा सके, जिससे कि साम्यवादी क्रांति जो है उसको कुचला जा सके। अब देखिएगा कि दोनों देशों के पॉलिटिकल आइडियाज भी अलग थे, इकोनॉमिक आइडियाज भी अलग थे। जहां सोवियत संघ मानता था समाजवाद को, आर्थिक समाजवाद को, राजनीतिक समाजवाद को, अमेरिका मानता था लेसेस फेयर थियरी, व्यक्तिवाद को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, आर्थिक स्वतंत्रता को। सोवियत संघ आर्थिक समानता को, राजनीतिक स्वतंत्रता पर, पॉलिटिकल लिबर्टी पर उसका जरा भी विश्वास नहीं था। तो दोनों में ही आइडियोलॉजिकली इतना डिफरेंसेस था कि हम दो विचार वाले लोग एक साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकते। हम लोग नाटक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ रहने का, पर सच्चाई ये है कि अगर दो व्यक्ति दोनों का विचार एकदम अलग अलग हो तो आप ज्यादा दिन साथ नहीं रह सकते। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे बड़ी बात है कि 1933 के पहले तक अमेरिका सोवियत संघ को रिकॉग्निशन तक नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही लगा कि अब लड़ाई शुरू हो जाएगी और अमेरिका मित्र राष्ट्रों का साथ देगा, तो झक मारकर मजबूरन अमेरिका ने सोवियत संघ को रिकॉग्निशन दिया।
नहीं तो वो एक दूसरे पर कभी विश्वास नहीं करते थे। इतना ही नहीं, केवल अमेरिका नहीं, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब ऐसे देश थे जो कि सोवियत संघ पर जरा भी विश्वास नहीं करते थे। और यही कारण था कि 1939 तक 1939 तक ये दोनों देश जो थे वो सोवियत संघ के साथ किसी भी तरह की मित्रता, वार्ता, डायलॉग और एग्रीमेंट से हमेशा बचने की कोशिश करते रहे। ये 1939 तक इनके सोवियत संघ पर किसी भी तरह से अपना हाथ इन्होंने मित्रता का नहीं बढ़ाया। और यही कारण था, स्टालिन को विश्वास हो गया कि ये देश दिखाने, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने, ये हमारे हितैषी, हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे रियल फ्रेंड कभी भी नहीं हो सकते। और यही कारण था अगस्त 1933 में 39 में सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ एक अनाक्रमक समझौते पर हस्ताक्षर कर किया और सारे जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री थे उनको सॉफ्ट कर दिया, सॉफ्ट कर दिया कि चलिए आप हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो हम तो जर्मनी के साथ देंगे। और यही कारण था कि सारे डेमोक्रेटिक कंट्री को लगा कि हम सोवियत संघ के साथ कैसे जाएं, ये तो जर्मनी के साथ इसने एक अनाक्रमक समझौता कर लिया। लेकिन स्थितियां पलटी 1941 में, जैसे ही हिटलर ने विश्वासघात कर कर सोवियत संघ पर आक्रमण, एक तरफ अनाक्रमक संधि किया इसने, कब 1939 में, कब किया 1939 में इसने एक अनाक्रमक समझौता किया। लेकिन उसके बाद 1941 में इसने क्या किया, सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया और सोवियत संघ और जर्मनी का जो कॉपरेशन था, अनाक्रमक समझौता था, वो खत्म हो गया। वो क्या हुआ कि खत्म हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद ही 1941 से लेकर 1945 तक पूरब और पश्चिम का सहयोग शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही 45 हुआ खत्म, खत्म हुआ, सारे देश जो थे, जितने भी सोवियत संघ और जो अमेरिका के बीच दिखावा वाला जो समझौता था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और देखिएगा कि ब्रिटेन में 1945 में इटली की लेबर पार्टी की सरकार बनी जो कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर विश्वास करती थी। उसने विश्वास दिलाना चाहा सोवियत संघ को कि हम भी डेमोक्रेसी के साथ साथ हम सोशलिज्म पर विश्वास करते हैं, पर सोवियत संघ इस बात पर भरोसा नहीं कर पाया। जितनी नफरत वो अमेरिका से करता था उसने उतनी ही नफरत उसने वो ब्रिटेन से भी करता था। ब्रिटेन पर भी उसको जरा भी विश्वास नहीं था, जरा भी विश्वास उसको नहीं। अच्छा मैम कहाँ चली गई? खुद को लेफ्ट किया है, फिर से अगर वो मुझे